इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में ईवी वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चाएं हो रही हैं। और अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार ने यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट पीएमई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है और जिसमें 9 शहरों में 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हेतु सब्सिडी के लिए 4,391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। और वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की पहलों, विशेष रूप से भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना द्वारा संचालित और पर्याप्त फंडिंग के बावजूद भारत में पंजीकृत 24 लाख बसों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा इलेक्ट्रिक है, जबकि निजी ऑपरेटर कुल बसों का 93% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन उनके पास महत्वपूर्ण प्रोत्साहन नहीं है। तो आज इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में हम लोग बात करते देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों से क्या लाभ होने वाले हैं, क्यों इनकी इतनी चर्चा हो रही है, कोई फायदे तो होंगे ना। और सार्वजनिक परिवहन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग, जानेंगे। और राज्य स्तर में भी कुछ आपके केंद्र स्तर भी पहल की जा रही है, राज्य स्तर पर भी की जा रही है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। क्या, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिक वाहन से आप क्या मतलब है इसका? ऐसा वाहन है जो प्रेरणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर या ट्रैक्शन मोटर का उपयोग करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कई तरह के वाहनों में किया जाता है। ट्रैक्शन मोटर अधिक विशिष्ट होते हैं और लोकोमोटिव प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। समझ रहे आप लोग? इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की लागत पेट्रोल डीजल वाहन के बराबर की तुलना में बहुत कम भी आती है, तो फायदा हो गया ना। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है एशिया में। तो इलेक्ट्रिक वाहनों की अगर हम फायदे की बात करें, लाभ की बात करें, तो पर्यावरणीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक वाहन शून्य टेल पाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, जिससे वे स्वच्छ होते हैं और शहरी वायु प्रदूषण के लिए लाभकारी होते हैं, यानी कि पर्यावरण के लिए ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर्यावरण के हिसाब से अच्छे हैं। और वे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को महत्वपूर्ण रूप से घटाते हैं, विशेष रूप से जब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित होते हैं, जिससे भारत को अपने कार्बन तटस्थता लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने में सहायता मिलती है। अब आप देखिए नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा कहने का मतलब है सूर्य भगवान से ऊर्जा बनाने की बात हो रही है, जल से ऊर्जा बनाने की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप? पवन से ऊर्जा बनाने की बात हो रही है। कम परिचालन लागत, इलेक्ट्रिक वाहन लंबे समय तक चलाने के लिए किफायती होते हैं। विद्युत की लागत आमतौर पर ईंधन लागत से कम होती है। ईवी चार्जिंग के लिए विद्युत दरों में कमी जैसे सरकारी प्रोत्साहन इसे और भी अधिक आर्थिक रूप से लाभकारी बनाते हैं। और रखरखाव की कम आवश्यकता, तो आंतरिक दहन इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने वाले हिस्से कम होते हैं, जिसके कारण टूट-फूट कम होती है और परिणाम स्वरूप रखरखाव की लागत भी कम हो जाती है। ये फायदे हैं। वित्तीय प्रोत्साहन और कर लाभ, सरकार कम पंजीकरण शुल्क, कम लाभ और सब्सिडी जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती बनते हैं और व्यापक रूप से अपनाए जाने को प्रोत्साहन भी मिलता है। कई तरह की छूट दे रही है ना सरकार। बढ़ी हुई दक्षता, तो ईवी 60% तक विद्युत ऊर्जा को प्रेरणोदन में बदलने में सक्षम होते हैं, जबकि पारंपरिक दहन इंजन जैसे पेट्रोल डीजल केवल 17 से 21% तक ही ऊर्जा को परिवर्तित कर पाते हैं, जिससे ईवी अधिक ऊर्जा कुशल सिद्ध होते हैं। ध्वनि भी, और आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन जब आपके सामने से जाते हैं तो मालूम ही नहीं चलता है कि कोई गाड़ी गई हुई है। इलेक्ट्रिक वाहन शांतिपूर्ण चलते हैं, जिसमें भीड़ भाड़ वाले शहरों क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं, आरामदायक ड्राइविंग में सुधार करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने में सहायता मिलती है। सार्वजनिक परिवहन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में क्या चुनौतियां बनी हुई हैं, क्या समस्याएं बनी हुई हैं? तो एक तो उच्च प्रारंभिक लागत, इलेक्ट्रिक बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहन डीजल व्हीकलों की तुलना में 1.5 से 2 गुना अधिक महंगे होते हैं। और यह वित्तीय बोझ विशेष रूप से छोटे निजी ऑपरेटरों के लिए चुनौतीपूर्ण है, जिनके पास पर्याप्त धन का अभाव है। ये यानी कि कह सकते हैं आप लोग ये वाहन रहते हैं।
यद्यपि इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बसें अपने सेवाकाल के दौरान अधिक लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन उच्च ब्याज दरें, ऋण लागत उन्हें ऋण अवधि के दौरान वित्तीय रूप से कम व्यवहार बनाती हैं। सीमित चार्जिंग अवसंरचना, चार्जिंग स्टेशन शहरी क्षेत्रों तक सीमित है और बड़े पैमाने पर राज्य। एक तरह से आप देखिए, अभी तो आपका कहीं पेट्रोल खत्म हो रहा है, वहाँ पेट्रोल पंप आसानी से आपको मिल जाएगा और टाइम नहीं लगेगा और डल जाएगा, आपका टैंक फुल हो जाएगा। लेकिन चार्जिंग पॉइंट हर जगह नहीं है। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, वहाँ आप देखिए चार्जिंग खत्म हो जाए तो फिर क्या परेशानी रहेगी, फिर परेशानी झेलनी पड़ेगी। और हर जगह चार्जिंग स्टेशन अगर बना दिए जाते हैं और बड़ी जल्दी अगर चार्ज हो जाती है तो मुझे लगता है लोगों के लिए सहूलियत भी रहेगा, लोग खरीदेंगे भी। उदाहरण के लिए फरवरी 2024 तक पूरे देश में केवल 12,146 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन सक्रिय थे और निजी बस ऑपरेटर को अक्सर किफायती चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना या फिर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से अर्ध शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में। वित्तीय जोखिम और ऋण तक सीमित पहुंच, बैंक सीमित पुनर्विक्रय मूल्य और ईबी निवेश को उच्च जोखिम वाला मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ब्याज दरें और कम ऋण अवधि होती है। यह वित्तीय जोखिम निजी स्पर्धियों को ईबी बाजार में प्रवेश करने से रोकता है। बैटरी जीवन और रखरखाव, बैटरी प्रतिस्थापन लागत काफी अधिक है और कई ऑपरेटर समय के साथ इसके खराब होने की चिंता भी करते हैं। इसके अतिरिक्त ईवी प्रौद्योगिकी को विशेष रखरखाव की आवश्यकता होती है और जिससे आप देखिए तकनीकी जानकारी और विशेष सेवाओं पर निर्भरता बढ़ती है। ग्रिड स्थिरता और विद्युत आपूर्ति, तो ईवी को इलेक्ट्रिक वाहन की बात कर रहा हूँ। ईवी को चार्ज करने के लिए ऊर्जा की मांग अधिक हो, विशेषकर घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र और जिन क्षेत्रों में विद्युत कटौती अक्सर होती है वहां ग्रिड स्थिरता चिंता का विषय बन जाती है, जिससे ईवी बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है। गांव की तरफ आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ही अच्छे से नहीं आ पा रही है तो वहां चार्जिंग की व्यवस्था क्या होगी। कुशल कार्यबल का अभाव, इलेक्ट्रिक वाहनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन दक्षता तथा दीर्घायु को प्रभावित करती है। निजी क्षेत्र का बहिष्कार, तो सार्वजनिक क्षेत्र से ने फैम इंडिया योजना के तहत सब्सिडी द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक बसें तैनाती को आगे बढ़ाया, जिसमें फैम 1 2015 से 2019 के तहत 425 बसों, फैम 2 2019 से 2024 के तहत 7,120 बसों को वित्त पोषित किया गया। हालांकि भारत में पंजीकृत बसों में सार्वजनिक परिवहन बसों की हिस्सेदारी केवल 7% है, जबकि निजी बसें जिसकी हिस्सेदारी 93% है, प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल नहीं है। और सीमित वित्त पोषण, उच्च जोखिम, कम पुनर्विक्रय मूल्य के कारण निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों को अपनाना जटिल हो जाता है। और देखिए कुछ भी हो, एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं, कुछ उसके फायदे भी रहते हैं, कुछ उसके नुकसान भी रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और उससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं रहती हैं, अगर उन समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है तो अच्छी बात रहती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने की सरकार क्या पहल चला रही है, राष्ट्रीय स्तर की क्या पहलें हैं, ये देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 का परिव्यय 778 करोड़ रुपए है। और आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीपहिया वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण फैम इंडिया योजना, भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की गई थी और इसका पहला चरण 2015 से 2019 का परिव्यय रहा है 895 करोड़ रुपए और इसने लगभग 2.8 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें तैनात की और 520 चार्जिंग स्टेशन 2019-24 के लिए कुल बजट सहायता 11,500 करोड़ रुपए है। इसका ध्यान सार्वजनिक और साझा परिवहन केंद्रित है। लक्ष्यों में आप देखिए 7,000 उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और इसकी बजटीय परिव्यय आप देखते हैं कि 25,938 करोड़ रुपए है। यह योजना E2 यानी कि दोपहिया, तीन तिपहिया, चार पहिया, ई बसों और ई ट्रकों सहित विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन करती है। उन्नत रसायन सेल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना,
इसका परिव्यय आप देखिए 18,100 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य भारत में उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना, यह योजना वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से चार्जिंग अवसंरचना के लिए सहायता। तो भारी उद्योग मंत्रालय ने 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब तक 560 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं तथा 980 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना या उन्नयन के लिए अतिरिक्त 73.50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम, तो यह श्रेणीबद्ध शुल्क संरचना के माध्यम से ईवी घटकों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देता है और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देता है और आयात निर्भरता को कम करता है। ये आप देखिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, इसका उद्देश्य देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा हासिल करना और 2030 तक 950 मिलियन लीटर ईंधन की बचत करना है। ये आप देखिए परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन, इसका उद्देश्य बैटरी उत्पादन के स्थानीयकरण को प्रोत्साहन करके और समय के साथ ईवी की लागत को कम करके ईवी क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। बैटरी स्वीपिंग नीति, सरकार ने चार्जिंग समय को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की दक्षता में सुधार करने के लिए बैटरी स्वीपिंग नीति शुरू की है और जिससे उपयोगकर्ताओं को चार्ज की गई बैटरियों के लिए समाप्त बैटरियों को बदलने की अनुमति मिल सकती है। फरवरी 2023 में जारी की जाने वाली यह नीति 2 पहिया तेपहिया वाहनों के लिए बैटरी के आकार को मानकीकृत करने पर केंद्रित है और इसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल, पहचान कोड और रिसाइकलिंग प्रक्रिया तथा संभावित सब्सिडी शामिल है। एक तरह से आप लोग नहीं देते हैं कि एक खत्म हो जाता है दूसरा ले जाते हैं। अगर इस तरह की सुविधा हो जाए ना बैटरी की, कि आप कहीं जा रहे हैं, लंबे सफर पे जा रहे हैं, आपकी चार्जिंग खत्म होती है, आप वहां रख दें, दूसरी आपको मिल जाए, इस तरह की अगर व्यवस्था हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी। इस क्षेत्र के लिए अन्य पहले भी है। 2023-24 में आप देखिए केंद्रीय बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल के निर्माण हेतु उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क छूट बढ़ा दी है। वाणिज्यिक और निजी दोनों बैटरी चालित वाहन ग्रीन लाइसेंस प्लेट के लिए पात्र हैं और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। जीएसटी 2017 में आया था ना, उसी की बात है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 से घटाकर 5% कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत कम करने के लिए सड़क कर में छूट। और इसका आप देखिए राज्य स्तरीय पहले तो महाराष्ट्र सहित कई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए सब्सिडी कर छूट प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय ईवी बिक्री को बढ़ावा देने तथा चार्जिंग बुनियादी अवसंरचना की स्थापना करना है। उदाहरण के लिए दिल्ली में वर्ष 2024 तक सभी वाहन पंजीकरण में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 50% होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को 2025 तक अपने बेड़े के 100% को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना आवश्यक भी माना जा रहा है। और देखिए इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसके फायदे क्या होंगे, उससे जुड़ी हुई चिंताएं, समस्याएं क्या है और सरकार की तरफ से क्या समाधान किया जा रहा है, और आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे दिया करिएगा। और यही तो लिखना है, यही तो आंसर राइटिंग करनी होती है, उसमें कोई दुनिया का बड़ा मंत्र थोड़ी पढ़ना पड़ता है। चलिए, मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो इसलिए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद।